हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल जाट सेंट स्टेशन अजीतगढ़ से। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर 2 का जो टॉपिक है वो है आवेशित चालक की सतह पर बल। इससे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ जो गॉसेस लॉ थे या हम बोले गाउस के नियम के अनुप्रयोग उनको पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे आवेशित चालक की सतह पर बल। अगर हम यहाँ पे टॉपिक को देखें तो इसमें एक तो बोला गया आवेशित चालक और दूसरा जो है वो है सतह पर बल। तो पहली चीज़ तो ये कि चालक का मतलब हमको पता होना चाहिए, यानी कि आवेशित चालक क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी चालक होता है जब हम उसको आवेश देते हैं, जब उसको हम क्या देते हैं आवेश, चाहे इसे धनावेश दें या ऋणावेश दें, जब हम उसको आवेश देते हैं तो ये जो आवेश है चालक जो होता है उसके बाह्य पृष्ठ पर या हम बोले किसी भी चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये हमको ध्यान रखना है। जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, वो चालक की सतह पर क्या हो जाता है एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम ये चीज़ देखेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है, आवेश सतह पर वितरित हो रहा है चालक की सतह पर, इसका मतलब अंदर कोई आवेश नहीं है। तो हमने पढ़ा था अंदर आवेश नहीं है तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी क्या है, जीरो है। ये हमको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे इस जो ये टॉपिक है आज का, इसमें हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ये जो डायग्राम है ये हम मान लेते हैं ये एक आवेशित चालक है। अब वो किसी भी आकृति का हो सकता है, गोला हो सकता है, कोई चालक प्लेट हो सकती है, या फिर कोई घन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चालक हो। उस हम यहाँ पे रेंडमली ले रहे हैं, जैसे ये चालक है और इस चालक को जब हम आवेश देते हैं तो सारा का सारा आवेश जो है इस चालक प्लेट की या हम बोले इस चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। अब जो है हमको निकालना क्या है कि इस चालक की सतह पर लगने वाला बल क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम इसको आवेश दे देते हैं तो उसके आवेशित चालक हो गया ये। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा अल्पांश लेंगे। जैसे मान लो ये जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए बी, ये क्या है, ये हमने यहाँ पे अल्पांश लिया है। हम ये जो अल्पांश ले रहे हैं इस छोटे से अल्पांश पर हम क्या करेंगे, शेष चालक का जो भाग है, आवेशित चालक का जो भाग है उसके कारण हम इस छोटे से अल्पांश पर क्या करेंगे, बल निकालेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको समाकलन करके इंटीग्रेट करके पूरी सतह पर जो है चालक सतह जो है उस पर हम बल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक अल्पांश है, ए बी अल्पांश है, और इस ए बी अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश या जो क्षेत्रफल हम ले लें डी एस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डी एस। और इसकी जो इस पर जो आवेश है, छोटा सा भाग है ये अल्पांश है, तो इस पर जो आवेश है वो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे डी क्यू आवेश है। क्या मान लेते हैं, डी क्यू आवेश। जब हम इस चालक को आवेशित करते हैं तो यहाँ पे जो पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व की हम बात करें तो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा सिग्मा होता है, और ये कांस्टेंट नियत होता है सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या है, ये होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, या हम बोलें कि आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस अल्पांश की, छोटे से अल्पांश की बात करें तो इसके लिए अगर हम सिग्मा लिखें तो क्या होगा, इसके लिए डी क्यू बटे डी एस हो जाएगा। सिग्मा आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, और हम यहाँ लिख लेते हैं अल्पांश ए बी के लिए, अल्पांश ए बी के लिए हम यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे, इसका जो आवेश है वो डी क्यू है, इसका क्षेत्रफल हमने ले लिया डी एस, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं क्या, डी क्यू बटे डी एस जो है, अगर इस डी एस को इधर गुणा कर दें तो डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा इंटू डी एस। देखो इस चीज़ को रटना नहीं, हमको समझना है। बहुत बार आ चुका है कि पृष्ठ आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, तो ये चीज़ हमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पृष्ठ आवेश घनत्व हमने ले लिया, यहाँ से डी क्यू जो है वो सिग्मा डी एस ले लिया, ठीक है। तो अब जो आगे हम बात करेंगे कि इस पर बल कैसे निकाला जाए। तो देखो एक जो हमने भाग लिया, इसका छोटा सा भाग लिया ए बी, तो शेष भाग जो है उसको हम नाम देंगे ए सी बी। शेष भाग को किस नाम से जानेंगे हम यहाँ पे, ए सी बी भाग। और ए सी बी भाग बहुत बड़ा है, तो
इस पर जो आवेश होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और इस पर आवेश बहुत कम होगा। अल्पांश पर आवेश बहुत कम होगा और जो शेष भाग है उस पर आवेश बहुत ज़्यादा होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो ये चालक है, इस चालक के पृष्ठ के समीप, इस चालक की सतह के समीप दो बिंदु लेंगे, एक बाहर की तरफ लेंगे और एक अंदर की तरफ। चालक होगा एक उसके अंदर लेंगे और एक बाहर लेंगे। बाहर जो बिंदु यहाँ पे ले रहे हैं हम, इसको मान लेते हैं P1 बिंदु है, और अंदर जो बिंदु ले रहे हैं इसको हम ले लेते हैं P2। ये जो बिंदु हैं ये बहुत ही पास में है, यहाँ पे थोड़ा सा दूर दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत ही पास में है। तो इन दो बिंदुओं को हम लेंगे P1 और P2। अब अगर हम इस P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो देखो यहाँ पे हमने दो भाग माने हैं, एक AB भाग माना है और एक ACB भाग माना है। तो हम यहाँ पे दो अलग अलग भागों की बात करेंगे। पहले छोटे से जो भाग है या हम बोले AB जो अल्पांश है, इसके कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस AB भाग के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र जो है वो E1 है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। ठीक है, अब ध्यान दो ये धनावेशित है पूरा का पूरा, AB भी धनावेशित है और दूसरा जो ACB भाग है वो भी धनावेशित है। तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा धनावेश से दूर होती है। तो इस छोटे से अल्पांश के कारण जो छोटा भाग है AB, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी बिंदु P1 पर वो किधर होगी, दूर होगी, आवेश इस आवेश से दूर बाहर की तरफ। तो हमने इसको ले लिया E1 वेक्टर। ये क्या ले लिया हमने, ये ले लिया E1 वेक्टर। बिंदु P1 पर अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ले ली, E1 वेक्टर। अब हम आगे बात करेंगे शेष भाग की। शेष भाग कौन सा, ACB। अब ACB के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो मान लेते हैं कि ACB भाग के कारण, शेष भाग जो है उसके कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। क्या है, E2 है। अब देखो ये जो अल्पांश होगा, शेष जो भाग होगा, इसके कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो हम बात करें धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दूर होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस धनावेश से दूर, तो इसी दिशा में हो जाएगी। तो ये हमने E2 ले लिया, ये क्या ले लिया, E2 वेक्टर ले लिया इस शेष ACB भाग के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान देना ये बिंदु बाहर है, तो हम ये थ्योरी आप लिख सकते हो, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या, बिंदु P1 पर अल्पांश, बिंदु P1 पर अल्पांश AB के कारण, अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हम इसको लिखेंगे E1 वेक्टर। मान लेते हैं, माना, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु P1 पर चालक के, आवेशित चालक है ये, चालक के शेष भाग, चालक के शेष भाग क्या है, ACB, शेष भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम मान लेते हैं E2 वेक्टर। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, ठीक है। अब अगर हम अल्पांश AB के कारण बिंदु P1 पर कुल जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो अतः बिंदु P1 पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हम मान लेते हैं कि बिंदु P1 पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नाम दे लेते हैं EP1। क्या नाम दे लेते हैं, EP1। बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लिया EP1। अब वो कितनी होगी, देखो E1 और E2 का क्या होगा, सदिश योग होगा। अब E1 और E2 की जो दिशा है
वो एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, यानी थीटा 0 डिग्री है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम अगर परिमाण के रूप में लिखें, किसके रूप में, दिशा तो हमको पता चली गई, परिमाण के रूप में लिखी तो EP1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। समझना इस चीज़ को, EP1 क्या है, बिंदु P1 पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसलिए कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे। तो E1 और E2 समान दिशा में है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट अब बात करूंगा P2 बिंदु पर। ठीक है, आप इस चीज़ को समझना, P2 बिंदु जो है वो इस चालक के अंदर स्थित है, इस चालक के अंदर स्थित है। और अंदर किसी भी चालक, कोई भी चालक जो होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि अंदर कोई आवेश ही नहीं होता, ये हमने देखा था। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, यानी कि P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिंदु P2 पर, देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, समझना इस चीज़ को, अगर हम इस छोटे से जो भाग है, AB भाग है या अल्पांश है, अगर P1 पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो उसकी दिशा जो है वो बाहर की तरफ है, E1 है। और अगर हम P2 पर निकालेंगे तो क्या होगा, हमको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो धनावेश से दूर होती है। तो अगर इस धनावेश के कारण, इस छोटे से अल्पांश के कारण इस P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है तो वो क्या होगी, इससे दूर होगी, इधर की तरफ होगी कि नहीं होगी, E1 वेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब परिमाण जो है दोनों पे, इस पे बोलो या इस पे बोलो, दोनों पे बराबर रहेगा। परिमाण क्यों बराबर रहेगा, क्योंकि आवेश तो उतना ही है और ये जो दूरी हम ले रहे हैं ये दोनों एकदम समीप है, बहुत पास में है, तो दूरी भी लगभग समान है एकदम, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, परिमाण चाहे से इस पे निकालो चाहे से इस पे निकालो, अल्पांश के कारण या शेष भाग के कारण परिमाण तो वही रहेगा, दिशा बदल सकती है। ठीक है, तो AB के कारण बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, और शेष भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है। क्या है ये E2। अब ध्यान क्या रखना है, E1 और E2 की दिशा की बात करते हैं। तो E1 की जो दिशा है वो इस अल्पांश धनात्मक भाग है, इससे दूर होगी इधर E1 की दिशा, और इस भाग के कारण, शेष भाग के कारण ये भी धनावेशित है। तो P2 पर, इस P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इस भाग से धनावेश से क्या होगी, दूर होगी, तो दूर मतलब इधर की तरफ होगी, E2 की दिशा ऐसे होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस भाग की धनावेशित भाग के कारण जो शेष भाग है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E2 जो है वो ऐसे दूर होगी, ध्यान रखना है P2 बिंदु पर। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, बिंदु P2 पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो है इसको मान लेते हैं EP2, बिंदु P2 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको क्या मान लेते हैं, EP2, P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि E1 और E2 की दिशा विपरीत है, E1 और E2 की दिशा क्या है, विपरीत है। तो हम क्या मान लेते हैं इसको, भाई E1 इधर वाले को, ये इसको अगर धनात्मक मान रहे हो E2 को, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यों, विपरीत दिशा में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है E1 और E2 की, तो एक धनात्मक दिशा में लेंगे तो दूसरा ऋणात्मक में ले लेंगे। तो इधर वाले को हमने धनात्मक मान लिया तो इधर वाले को ऋणात्मक मान लेते हैं, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, E2 माइनस E1, ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें जो मैं पॉइंट बोल रहा था क्या, कि बिंदु P2 जो है वो चालक के अंदर ही स्थित है, और अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो चालक इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु P2 आवेशित चालक के अंदर स्थित है, आवेशित चालक के अंदर स्थित है। और अंदर जो बिंदु होता है किसी भी चालक के अंदर, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। इसको आप नोट कर लो, मैं आगे इसमें बताता हूँ। तो चलो यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखो
बिंदु P2 आवेशित चालक के अंदर स्थित है, अतः बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी अंदर, चालक की सतह के अंदर। तो EP2 बराबर क्या लिख देंगे? 0। इसको समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर क्या है? 3, ये समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से देखो समीकरण 4 और 3 को, यहाँ पे आप देख सकते हो EP2 बराबर E2 माइनस E1 है, और 4 में क्या दे रखा है? EP2 बराबर 0 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि समीकरण 4 से अगर EP2 का मान यहाँ रखें तो E2 माइनस E1 क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या आएगा? देखो E2 माइनस E1 बराबर 0 हो जाएगा ना यहाँ से, तो E2 माइनस E1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? E2 बराबर E1, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। या हम बोले E1 बराबर E2, ठीक है, यानी E1 और E2 आपस में क्या है? बराबर हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे भी पता चल रही है हमको। पहले भी हमने बोला था ये समीप है, परिमाण में समान रहेंगे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, रिजल्ट जो आया हमारे पास E1 और E2 क्या है? बराबर हैं। पहले तो हमने बात की थी कि भाई बिंदु P1 और P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अल्पांश के कारण अब बराबर होगी, यानी यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता AB के कारण है और यहाँ पे जो है वो समान है। लेकिन यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है कि अल्पांश AB के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी P1 पर या P2 पर, और ACB के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में क्या है? बराबर है। परिमाण में क्या है? बराबर। क्यों? देखो इस बिंदु P2 पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 करनी है तो एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये दूसरी इधर है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो इन दोनों का परिमाण बराबर होगा, तभी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। ये हमको ध्यान रखना है, तो इसको आप नोट कर लो। अब हम आगे चलते हैं इसमें कि किसी भी चालक के कारण उसके समीप जो बिंदु होते हैं या चालक की सतह पर जो बिंदु होते हैं उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? मैं बात कर रहा हूँ किसी आवेशित चालक की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आवेशित चालक के समीप बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो E1 और E2 है, P1 पर भी E1 E2 है, P2 पे भी E1 E2 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं E बराबर, E1 और E2 बराबर E लिख देते हैं इसको। किसी भी चालक के समीप बिंदु जो होते हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखो समीप का मतलब ये है कि इस चालक का जो आकार है वो इस बिंदु की जो दूरी है इस चालक से उस दूरी के तुलना में ज़्यादा है, ये ध्यान रखना हमको, ठीक है। तो ये बहुत समीप बिंदु है। तो E बराबर क्या होता है? ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ध्यान देना, किसी भी चालक के समीप जो बिंदु होते हैं उन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या लेते हैं? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। हमने निकाला था चालक की सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो यही आया था, तो हम ये भी बोल सकते हैं उसके समीप वाले बिंदुओं पर भी यही लेते हैं। ये हमको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? बल निकालना है। तो बल कैसे निकालें? किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई आवेश है उस पर बल कैसे निकालते हैं? तो हम क्या मान लेते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र जो है ACB के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस छोटे से अल्पांश में बहुत छोटा भाग है, बहुत ही छोटा भाग है, इस छोटे से भाग का आवेश भी बहुत छोटा है, DQ है। तो इस DQ आवेश पर इस ACB अल्पांश के कारण, ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको देखनी है। इस ACB भाग के कारण क्या देखना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है।
तो इसको आप नोट कर लो। तो समझो क्या कि एसीबी विभाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमको पता चल गई, लेकिन यहाँ पे बल की बात करेंगे हम। क्या बात करेंगे? बल की। तो इस एसीबी भाग के कारण जिसका विद्युत क्षेत्र क्या है? E2 है, उसमें एक छोटा सा अल्पांश है, छोटा सा बहुत छोटा भाग है AB, और इसका आवेश DQ है जो बहुत छोटा है। इस DQ पर इस ACB के कारण क्या, अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या यहाँ पे देख लिया। पहली चीज़ तो ये हमने देखा कि DQ बराबर क्या है? सिग्मा इंटू DS है, इसको समीकरण नंबर 1 लिया। फिर दूसरा हमने क्या देखा? EP1 क्या है? बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कितनी ली थी हमने? E1 प्लस E2, ये समीकरण नंबर 2 लिया था। फिर तीसरा हमने क्या देखा था? P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP2, वो क्या लिया था हमने? E2 माइनस E1, ये समीकरण नंबर 3 था। फिर हमने आगे क्या देखा था कि अंदर बिंदु स्थित है चालक के, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो EP2 बराबर क्या लिया था हमने? 0 लिया था, इसको समीकरण नंबर 4। फिर हमने समीकरण 3 और 4 से क्या देखा था? समीकरण 3 और 4 से देखा था कि E2 माइनस E1 बराबर 0, तो E2 बराबर क्या हो गया था? E1 हो गया था, इसको समीकरण नंबर 5 लिया था। अब हम आगे अगर बात करें, यहाँ पे एक चीज़ और देखी थी हमने, चालक के समीप बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 6। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर इस मान को समीकरण 2 में रखें, कहाँ रखें? समीकरण 2 में, तो क्या होगा? ध्यान देना, समीकरण 2 व 5 से, तो यहाँ पे लिख लेते अपन समीकरण 2 व 5 से EP1 क्या आएगा बताओ? पहली चीज़ तो E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा? 2 E1 लिखो या E2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है, ये हो जाएगा। और E1 कितना है? चूंकि समीकरण 5 से E1 और E2 क्या है? बराबर है, इसलिए यहाँ पे E1 लिखो या E2 लिखो, एक ही बात है ना। अब एक चीज़ देखो, E1 बराबर क्या आएगा यहाँ पे? E1 या E2 बराबर, इस 2 का इधर भाग लग जाएगा, तो पहले अपन E1 निकाल लेते हैं। E1 बराबर क्या हो जाएगा? EP1 बटे 2 हो जाएगा, ध्यान देना, 2 का इधर भाग लग गया। अब या फिर हम E2 भी क्या लिखेंगे? E2 भी क्या हो जाएगा? EP1 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम कंबाइंड क्या लिख लेते? समीकरण नंबर 7 लिखते हैं। अब देखो ये जो मान है ना, E चालक की सतह के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट है। तो ये EP1 और EP2 क्या है भाई? इस चालक के समीप जो स्थित बिंदु है उसी पे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो अंदर है इस वजह से 0 है, ये बाहर है तो बाहर, तो यहाँ तो 0 नहीं होगी, तो इसका मतलब EP1 का मान क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट है। ये चीज़ क्या है? EP1 ही है, ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे EP1 का मान क्या लिख सकते हैं? समीकरण 6 से, समीकरण 6 से E1 बराबर E2 जो भी आएगा, दोनों बराबर तो हैं, तो EP1 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बटे में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 8। आप इसको पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, ये समीकरण नंबर 8 हो गया। अब हम आगे चलेंगे, आगे क्या करेंगे? अब हम क्या करते हैं कि इस छोटे से अल्पांश के पर इस शेष भाग के कारण विद्युत बल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको आनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट करते हैं? चालक के भाग ACB के कारण अल्पांश AB, जिसका आवेश क्या है? आवेश है DQ, बहुत कम आवेश है, आवेश DQ पर विद्युत बल क्या होगा? तो हमको पता है विद्युत बल का सूत्र जो होता है कि F बराबर जो होता है वो QE होता है। F बराबर क्या होता है? QE होता है ना, ये हमको ध्यान रखना है। तो अल्पांश बहुत ही कम है, यानी छोटा सा भाग है, आवेश इसका बहुत कम है, तो इस पर जो बल लगेगा वो बहुत ही छोटा बल होगा, बहुत ही कम बल होगा, तो उसको हम DF लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? DF। तो DF बराबर क्या होगा? Q इंटू E, आवेश गुणा E, तो आवेश तो क्या है? DQ है, और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है?
तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हम क्या ले सकते हैं, AC भी भाग है तो उसके कारण क्या थी, E2 थी, ये ले लेते हैं। ये समीकरण नंबर क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 8 और 9 से देखो, समीकरण 8 से E2 का मान जो है समीकरण 9 में रख लेते हैं। तो समीकरण 8 व 9 से DF बराबर क्या आ जाएगा, ये DF क्या होगा, इस AC विभाग के कारण इस अल्पांश AB पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल है। ठीक है, DF तो DQ इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब अगर हम DQ का मान भी रख दें, DQ का मान देखो समीकरण 1 से सिग्मा इंटू DS है, तो समीकरण 1 से DQ बराबर सिग्मा DS। अतः देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, DF बराबर सिग्मा DS इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं DF बराबर सिग्मा इंटू सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS। इसको लेते हैं समीकरण नंबर 10। ये जो है अल्पांश के कारण विद्युत बल है, इस अल्पांश पर विद्युत बल है शेष भाग के कारण। हमको इस क्या करना है, छोटे छोटे भाग लेंगे, यहाँ पे बहुत सारे अल्पांश लेंगे और उन सब पर विद्युत बल निकालेंगे। तो क्या करना है, इसके लिए समाकलन करेंगे। तो समाकलन करते हैं यहाँ पे, इसको पॉज करके नोट कर लो। तो इसमें जो समाकलन हम करेंगे वो क्यों कर रहे हैं, संपूर्ण चालक की सतह पर बल, संपूर्ण आवेशित चालक है ये ना, क्या है, आवेशित चालक की सतह पर बल, विद्युत बल की बात कर रहे हैं अपन है ना। तो वो क्या होगा, इसका समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। अब देखो इधर तो हो जाएगा F, इधर सिग्मा स्क्वायर और 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, नियत है, ये तो समाकलन चिन्ह से बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या रह जाएगा, DS रह जाएगा। ये आ गया कुल विद्युत बल। ये क्या आ गया, सतह पर कुल विद्युत बल, क्या आ गया, ये कुल विद्युत बल। ठीक है, कुल विद्युत बल आ गया ये। ठीक, ये ध्यान रखना अपन को। ये हो गया हमारा बल का सूत्र की बात करें तो। अब जो है अगर हम समीकरण इसको ले लेते हैं, समीकरण नंबर 11। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं समीकरण, अगर 10 को देखोगे तो समीकरण 10 में DF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS है। ये क्या है, इस छोटे से अल्पांश पर विद्युत बल है। तो अगर DS को इधर नीचे ले जाएं, DS को इधर नीचे ले आए तो DF बराबर क्या होगा, DF बटे DS हो जाएगा। ये DS इधर ले आए समीकरण 10 से है ना, समीकरण 10 से, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है, आप देख सकते हो बल बटे क्षेत्रफल, और बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, दाब होता है। क्या होता है, दाब। और ये विद्युत बल के कारण है तो इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत दाब। ये क्या है, विद्युत दाब। ध्यान रखना है, विद्युत दाब का सूत्र इंपॉर्टेंट है, DF अपॉन DS विद्युत दाब बल बटे से सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो सिग्मा के पदों में है। अगर हम इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में निकालें तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट को इधर गुणा कर दो, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर ये मान हम यहाँ रख दें तो क्या होगा, इसको समीकरण नंबर 12 ले लेते हैं। तो DF अपॉन DS बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह रखते हैं E इंटू एप्सिलॉन नॉट और इसका स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा हमारे पास, देखो DF अपॉन DS बराबर इसका स्क्वायर कर दो,
ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नोट। एक एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो विद्युत बल, विद्युत दाब का जो सूत्र है वो हमारे पास विद्युत क्षेत्र के पदों में क्या आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू ई स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना है, चाहो तो आप ये रख लेना, इसके अंदर आप ये मान रख के इसको बदल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, विद्युत आवेश चालक की सतह पर बल और साथ में विद्युत दाब के जो सूत्र थे उनका हमने यहाँ पे डेरिवेशन देखा, और ये अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। इसको अच्छे से 2-3 बार रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करो। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।